हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एडुबोल्ड। दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर हर्ष गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमी सीरीज का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे पहले कि मैं अपना ये सेशन स्टार्ट करूं, एक बार जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। मैं यूपीएससी एमपीपीएससी मेंटर हूं। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैंने एमटेक किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। मुझे यूपीएससी और एमपीपीएससी की फील्ड में पढ़ाते हुए 5 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे मैं अनअकैडमी, निर्माण आईएएस और टाइम्स में क्लासेस ले चुका हूं। वहीं अगर बात की जाए मेरे कोर्स सब्जेक्ट की, तो मेरे कोर्स सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं सीधे अपने आज के टॉपिक पर। देखिए, दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इस बात को रिमाइंड करा देता हूं कि हम लोग का जो पहला सेशन था, जो मेरा पहला लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारे फंडामेंटल्स, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। जैसे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है। कुल मिलाकर कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपने पहले लेक्चर के अंदर समझाए थे। आप में से जिस किसी ने भी वो पहला लेक्चर नहीं देखा हो, तो एक बार वो पहला लेक्चर देखे, उसके बाद वो इस लेक्चर पे फोकस करे, उसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? अब हम अपना आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के सेशन में बेसिकली हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक, अब बात आती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो जो मेरा पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। बट यहाँ एक बार फिर से हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जो मेरा पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी मेनली 2 ब्रांचेज हैं। एक है आपका मैक्रो, दूसरा है आपका माइक्रो। ठीक है, एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर बात की जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है ना। यहां पर माइक्रो लेवल से मतलब है कि बीइंग एन इंडिविजुअल, मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेता हूं, जैसे एज ए बायर मैं क्या खरीदता हूं, मैं किन चीजों पर अपना पैसा खर्च करता हूं, क्या मुझे नहीं खरीदना, ठीक है, या एज ए सेलर मैं किन चीज़ों को बेचना चाहता हूं या किन चीज़ों को मैं नहीं बेचना चाहता, एज ए प्रोड्यूसर मैं किन चीज़ों का, किन गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता हूं, कब करना चाहता हूं, कितनी क्वांटिटी में करना चाहता हूं। तो ये जितने भी डिसीजन जो इंडिविजुअल लेवल पर ले जा रहे हैं, ये जितने भी आपके इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, इन डिसीजन को लेने का बेसिस क्या है, किन बेसिस पर ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, किन आधारों पर ये निर्णय, ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। बेसिकली उसी बेसिस, उसी आधार की जो स्टडी है, वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। क्लियर है? यहां बोल सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो बेसिकली इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इस बात की स्टडी करती है कि जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, जैसे कोई हाउस होल्ड हो गया, कोई फर्म हो गई, या मेरे आपके जैसे जो इंडिविजुअल हो गए, तो जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं वो अपने रिसोर्स एलोकेशन के लिए जो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, तो किन बेसिस पर वो डिसीजन ले रहे हैं, उसी चीज की स्टडी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। क्लियर हुआ? हम बोल सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स, यानी मेरे आपके जैसे इंडिविजुअल्स हो या कोई फर्म हो या कोई हाउस होल्ड हो, वो अपने जो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, किन बेसिस पर, किन आधारों पर वो अपने उन डिसीजंस को ले रहे हैं, उसी चीज की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। क्लियर हो गया? साथ ही दोस्तों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस बात पर भी फोकस करती है कि मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड की कंडीशन क्या है, सप्लाई एंड डिमांड की क्या स्थिति है, इस बात पर भी
जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो फोकस करती है। इसके अलावा मार्केट में यानी बाजार में जो चीजें हैं उनकी जो कीमतें हैं उसको कैसे तय किया गया है, कैसे उनको तय किया जा रहा है, यानी जो भी आपके गुड्स वगैरह हैं उनकी जो प्राइजेज है उनको कैसे डिटरमाइन किया जा रहा है, इस बात की स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। यानी जो मार्केट का प्राइस मैकेनिज्म है, जो मार्केट का प्राइस मैकेनिज्म है, इस पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है कि किस तरह से बाजार में चीजों की कीमतें तय की जा रही है। क्लियर हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक बार फिर से आपका रिवीजन हो गया होगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक, अब हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर। देखिए, इसके अंदर बेसिकली हमको कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कई सारे हमको लॉज पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज? देखिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर दुनिया के लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए या इंडिया के लेवल पे बात की जाए तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संसाधन है, वो लिमिटेड है, वो सीमित है। ठीक, चाहे वो आपका लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, यानी रिसोर्सेज कम है और उनको यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है, सो बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास कम है, इस वजह से इन लिमिटेड रिसोर्सेज से सभी लोगों की सभी इच्छाओं, सभी डिजायर्स, सभी नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता। कि हम सोचें कि हम अपने इन सीमित संसाधन से, हम अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज से सभी लोगों की सभी इच्छाएं, सभी डिजायर्स को पूरा कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और उसका यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक, तो यही जो आपका फिनोमेना है, इसी को बोलते हैं हम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। यही जो आपकी रिसोर्सेज की कमी है, यही कहलाती है आपकी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो दोस्तों, बेसिकली ये जो आपकी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, आप दुनिया में किसी भी इकोनॉमी में चले जाओ, हर जगह आपको रिसोर्सेज की कमी मिलेगी। आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को देखो, आपको वहां पे रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी मिलेगी। सो बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, कम है, सबकी डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते। सो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? इस केस में हमको चीजों को चुनना होगा, इस चीज में हमको चॉइसेस बनानी पड़ेगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारा जो रिसोर्स एलोकेशन है, हमारा जो रिसोर्स एलोकेशन है कि भाई हमको कहां कैसे कैसे किस तरह से रिसोर्स को खर्च करना है, उसका यूज करना है, तो हमारा जो रिसोर्स एलोकेशन है उसको हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमको अपनी प्राथमिकता यानी अपनी प्रेफरेंसेस बनानी पड़ेंगी कि किस सेक्टर में हमको रिसोर्स ज्यादा खर्च करना है, किस सेक्टर में रिसोर्स हमको कम खर्च करना है और किस सेक्टर के अंदर हमको बिल्कुल भी रिसोर्स खर्च नहीं करना। सो कुल मिला के जो आपका रिसोर्स एलोकेशन है उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, बिकॉज रिसोर्सेज की क्या है? रिसोर्सेज की आपके पास स्कैर्सिटी है, यानी रिसोर्सेज की कमी है। सो ये जो आपका स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसी वजह से हमको रिसोर्स एलोकेशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हमको अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं कि हम कहां कैसे किस सेक्टर में कितनी क्वांटिटी में रिसोर्सेज को यूज या रिसोर्सेज को खर्च करेंगे। क्लियर हो गया? सो ये कहलाता है आपका स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद जो आपकी अगली टर्म आती है वह है आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखिए, अभी हमने देखा कि जो रिसोर्सेज है उसकी क्या है? उसकी स्कैर्सिटी है, रिसोर्स की कमी है। सो अगर रिसोर्सेज की कमी है तो सीधी सी बात है कि यहां पे हमको अपने रिसोर्स एलोकेशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यानी हमको अपनी प्राथमिकताएं, अपने प्रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे। हमको चीजों को चुनना होगा कि हमको ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने एक प्रॉब्लम जनरेट होती है और वो प्रॉब्लम कहलाती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या मतलब है इसका? प्रॉब्लम चॉइस का मतलब है कि बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर हमको ये डिसीजन लेने में बड़ी डिफिकल्टी होती है कि किन चीजों का, किन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए जिससे कि हम अपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर पाए, है ना, हम सबसे बेहतर तरीके से अपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। सो प्रॉब्लम चॉइस के अंदर हमेशा ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है कि हम किन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें ताकि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। क्लियर है? सो इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हमारे सामने तीन तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। इसमें पहला है आपका
पहला है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, पहला है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस यानी किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए। दूसरा है आपका हाउ टू प्रोड्यूस यानी किस तरह से उसका प्रोडक्शन किया जाए। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी किन लोगों के लिए उसका प्रोडक्शन किया जाए। क्लियर है। सो यहां पे हमारे सामने प्रॉब्लम चॉइस के अंदर तीन तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करना है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसको पैदा करना है, उसको प्रोड्यूस करना है। और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए उसका प्रोडक्शन करना है। क्लियर है। सो ये जो आपका प्रॉब्लम ये कहलाती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। इसके बाद जो आपकी अगली टर्म है वो है आपकी थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। देखिए इस बात को भी मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो इंसान होता है, हम लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी इंसान हो, उसकी जो इच्छाएं, उसकी जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है ना। हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हमारी दूसरी इच्छा जाग जाती है। जैसे किसी के पास अगर साइकिल नहीं है तो उसकी इच्छा होगी उसके पास क्या हो, उसके पास साइकिल हो। और जब उसको साइकिल मिलेगी तब उसकी इच्छा होगी उसके पास बाइक हो, ठीक है। और जब उसके पास बाइक आएगी तब वो सोचेगा उसके पास कार हो। तो कुल मिलाकर जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं, इनका कोई अंत नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ये कभी भी आपकी खत्म नहीं होती। सो हम बोल सकते हैं कि हर इंसान की ऑलमोस्ट अनलिमिटेड क्या है, डिजायर्स हैं। अब बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो लिमिटेड है। और इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम सभी लोगों की सभी डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते, है ना। हर किसी की नीड्स को, हर किसी की डिजायर को फुलफिल नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि जितनी ज्यादा डिजायर्स होंगी लोगों की उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके उन लिमिटेड रिसोर्सेज पर, क्योंकि रिसोर्सेज तो कम है और उनको यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं। सो जितनी ज्यादा लोगों की डिजायर्स होंगी आपके रिसोर्सेज पर उतना ज्यादा क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस वजह से अगर हम इंडिविजुअल लेवल बात करें या सोसाइटी के लेवल बात करें तो हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनको हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यानी हमको अपनी प्राथमिकताएं, अपनी प्रेफरेंसेस फिक्स करने पड़ेंगे कि हम कहां किस चीज में अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए एक कोई इंसान है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो छुट्टी मनाने कहीं चला जाए घूमने बाहर किसी टूर पे, या वो कार ले ले, ठीक। बट उसके पास जो फंड है वो कैसे हैं, वो लिमिटेड है, यानी वो इन दोनों में से कोई एक ही काम कर सकता है। सो इस केस में जो इंसान है उसको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई उसके लिए कार लेना ज्यादा जरूरी है या उसके लिए छुट्टी के लिए कहीं छुट्टी मनाने के लिए कहीं बाहर जाना जरूरी है, ठीक है। सो बेसिकली उसकी जो प्रेफरेंसेस होगी, उसको जो बेटर लगेगा वो क्या करेगा, वो उस हिसाब से उस ऑप्शन पे अपने रिसोर्स को खर्च करेगा। क्लियर है। देखिए ए person may wish for both a vacation and new car but with limited funds they must decide which to pursue, ठीक है। उसको इंसान को अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से तय करना पड़ेगा कि भाई उसको कार चाहिए या उसको वैकेशन मनाने कहीं बाहर जाना है। क्लियर है। इसके बाद जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है, देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है, अब वो फैक्ट्री कार भी बना सकती है और वो फैक्ट्री बाइसिकल्स भी बना सकती है। बट उस फैक्ट्री के पास जो फंड है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। सो इस केस में जो फैक्ट्री है वो किसी एक ही चीज का प्रोडक्शन कर सकती है, या तो कार का प्रोडक्शन कर ले या फिर वो बाइसिकल का प्रोडक्शन कर ले। अब मान लीजिए कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि इस फैक्ट्री के अंदर कार का प्रोडक्शन किया जाएगा। सो इसका मतलब है कि फैक्ट्री में अब बाइसिकल का प्रोडक्शन नहीं होगा। सो इस केस में दोस्तों अगर फैक्ट्री बाइसिकल का प्रोडक्शन करती, अगर फैक्ट्री बाइसिकल बनाती और उसके थ्रू जो भी पैसा कमाती, जो भी रेवेन्यू जनरेट करती, जो भी बेनिफिट लेती, वो अब इस केस में वो फैक्ट्री नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो बाइसिकल तो बना नहीं रही है, वो तो कार बना रही है। सो बाइसिकल बनाने से उसको जो फायदा हो सकता था, उसको जो बेनिफिट हो सकता था, उसको जो पैसा मिल सकता था, उसको जो रेवेन्यू मिल सकता था, वो अब उस फैक्ट्री को नहीं मिलेगा। क्लियर है। सो इस केस में जो बाइसिकल बनाने पर पैसा फैक्ट्री को मिलता, यानी वो जो वैल्यू फैक्ट्री को मिलती, वही कहलाएगी इस फैक्ट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम फैक्ट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देंगे। क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब है कि जब भी हम कोई चॉइस करते हैं, जब भी हम कोई चीजों को चुनते हैं, ठीक है, तो जब भी हम किसी ऑप्शन को चुनते हैं तो उस केस में जिस ऑप्शन को हमने चुना है उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट आपका ऑप्शन था जिसको कि हमने नहीं चुना, तो उस ऑप्शन से हमको जो फायदा हो सकता था, उस ऑप्शन से हमको जो बेनिफिट हो सकता था, जो हमको रेवेन्यू मिल सकता था, उसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन ए चॉइस इज मेड। यानी जब भी आप चूज करोगे कि भाई हमको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, हमको ये ऑप्शन चाहिए, तो जो ऑप्शन आपने चुन लिया है और उसके बाद जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन था जो कि आपने नहीं चुना, तो उस ऑप्शन से, जिसको कि आपने नहीं चुना था, उस ऑप्शन से आपको जो फायदा मिल सकता था, जो भी आपको बेनिफिट मिल सकता था, जो भी आपको रेवेन्यू मिल सकता था, उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्रू। क्लियर हो गया? सो हम बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट लॉस्ट बाय चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अदर। यानी किसी एक ऑप्शन के ऊपर जब आप कोई दूसरा ऑप्शन चुनते हो, तो जिस ऑप्शन को आपने नहीं चुना है उससे मिलने वाला जो आपका बेनिफिट था, जो कि वो आपको नहीं मिलेगा, उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। क्लियर हो गया? जैसे ये जो एग्जांपल भी आपको दिया था, इफ द फैक्ट्री चूजेस टू प्रोड्यूस कार्स इंस्टेड ऑफ बाइसिकल, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेवेन्यू इट कुड हैव अर्न फ्रॉम सेलिंग बाइसिकल। यानी जो फैक्ट्री है, जो उसने की कार बनाने का डिसीजन लिया था, तो साइकिल बनाने पर उसको जो पैसा मिल सकता था, जो कि अब उसे नहीं मिलेगा, उसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। क्लियर हो गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया आपके आईएएस प्रीलिम्स में 2018, यूपीएससी 2018 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया था, जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पूछा गया था इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन ऑप्शन है आपके द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0, दूसरा है आपका द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, तीसरा है आपका द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, और चौथा है आपका द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। क्या मतलब है इसका? देखिए, जिन लोगों को कमोडिटी फ्री में मिल रही है, सरकार जिन लोगों को फ्री में कोई कमोडिटी दे रही है, तो भाई उनके तो कोई पैसा लग नहीं रहा, उनका किसी प्रकार का खर्चा नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है कि उनके रिसोर्सेज तो खर्च नहीं हुए। इसका मतलब उनके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0। यानी उनके ऊपर किसी भी तरह की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उनको तो फ्री में क्या मिल रहा है? उनको तो फ्री में वो चीज मिल रही है, फ्री में गवर्नमेंट उनको वो कमोडिटी प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, सो इस केस में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, जिनको कि फ्री में वो सामान, वो चीज मिली है, वो क्या होगी उनके लिए? 0। बट ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये अब ट्रांसफर हो जाएगी कहां पर? ये अब ट्रांसफर हो जाएगी उन लोगों पर जिन्होंने की गवर्नमेंट को टैक्स दिया था। बिकॉज गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज देती है आपको, जो भी आपको कमोडिटी प्रोवाइड करा रही है, जो भी सुविधाएं दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं टैक्स पेयर का पैसा लगा होता है। ठीक है, सो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स पेयर्स थे, उनके पैसे से क्या किया? किसी कमोडिटी को फ्री में लोगों के बीच में बांट दिया। ठीक, सो बेसिकली वो जो कमोडिटी बांटी है फ्री में गवर्नमेंट ने, उस कमोडिटी को बांटने के लिए गवर्नमेंट का तो खर्चा हुआ होगा, और वो खर्चा कहां से आया था पैसा? उसके लिए पैसा आया था टैक्स पेयर के पैसों से। ठीक है, सो इस केस में जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अब वो किस पर ट्रांसफर हो जाएगी? वो ट्रांसफर हो जाएगी आपकी उन लोगों पर जिन्होंने की गवर्नमेंट को क्या दिया था? जिन्होंने की गवर्नमेंट को टैक्स दिया था, और उसकी मदद से गवर्नमेंट ने क्या किया था? उसकी मदद से गवर्नमेंट ने लोगों को वो कमोडिटी फ्री में बांटी थी। क्लियर हो गया? तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज देती है उसमें कहीं ना कहीं टैक्स पेयर का पैसा लगा होता है। सो गवर्नमेंट अगर इस लोगों को ये कमोडिटी फ्री में ना देके ये जो पैसा था उसका कहीं और यूज कर लेती, सो उस केस में
उस केस में क्या होता, उस केस में फिर इन लोगों को ये चीज फ्री में नहीं मिल पाती। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे इन लोगों को ये कमोडिटी फ्री में दी गई है। सो इनके लिए, जिनको कि ये फ्री में मिला है, उनके लिए तो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो गया। बट ये ट्रांसफर कहां हो गया, ये ट्रांसफर हो गया आपके टैक्स पेइंग पब्लिक में। क्लियर है? तो ये आया था आपका 2018 में। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो बेसिकली इससे मतलब है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम से। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम बोल सकते हैं उनको अलग वेज में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और इस बेसिस पर आपके कई सारे इकोनॉमिक सिस्टम बनते हैं। ठीक है, जिनमें से एक है आपका मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है आपका कमांड, तीसरा है आपका मिक्स इकोनॉमी। सो ये क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, जो आपका मार्केट इकोनॉमी है, ये बेसिकली आपका ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर आपकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मेनली प्राइवेट सेक्टर ही परफॉर्म करता है। इट मींस प्राइवेट सेक्टर प्राइमरली ड्राइव्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, मेनली जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका ही सबसे बड़ा रोल होता है कहां पर, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर या फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर। और यहां पर जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसका जो रोल होता है वो बहुत कम होता है। यानी गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत कम मिलेगा आपको मार्केट इकोनॉमी के अंदर। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मेनली जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो परफॉर्म करेगा, और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा इन एक्टिविटीज के अंदर वो क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा। यानी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर क्या करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंटरफेयर करेगी। ठीक, साथ ही दोस्तों मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसे किस चीज का प्रोडक्शन होना है, कितनी क्वांटिटी में होना है ना, उसको किस कीमत पर बाजार में बेचना है, ये जितने भी डिसीजंस हैं ये सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं मार्केट फोर्सेस पर। किस पे डिपेंड करते हैं, ये सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं मार्केट फोर्सेस पर। यहां पर मार्केट फोर्सेस से मतलब है डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है, जो मार्केट फोर्सेस हैं उससे मतलब है यहां पर डिमांड एंड सप्लाई से। यानी मार्केट में किस चीज की डिमांड है, इसकी सप्लाई कैसी है, इस बात से यह तय होगा कि मार्केट में किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कब होगा और कितनी क्वांटिटी में होगा। क्लियर है? सो जो आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है उसके अंदर आपके जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सब आपके मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर बेस्ड होते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों जो आपकी मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर आपको बोल सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो बहुत मिलेगा। ठीक है, जो भी आपकी मार्केट इकोनॉमीज होती है वहां पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा। और इसी कंपटीशन की वजह से क्या होगा, जो आपका मार्केट है वो क्या होगा, वो अपने आप रेगुलेट भी होता रहेगा। ऐसा कैसे होगा? देखिए, अगर बात की जाए कंपटीशन की, तो जो आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमीज होती हैं वो एक तरह से आपकी क्या है, खुली है सबके लिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी काम कर सकता है, हर कोई फ्री है, जिसका मन जैसा मन करे वो उस हिसाब से चीजों का प्रोडक्शन कर सकता है। सो इस वजह से जो आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसमें इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि किसी एक ही गुड को कई सारी अलग कंपनीज बना रही हूं। बिकॉज क्या है, इकोनॉमी खुली हुई है, कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना सकता है। सो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होगी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर एक प्रोडक्ट को पता चला कई सारी अलग कंपनीज बना रही हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें शूज का, जूतों का, तो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर कई सारी कंपनियां क्या हो सकती हैं, जूते बना सकती हैं। बिकॉज हर कोई आजाद है, हर कोई फ्री है, हर कोई चाहे तो जूता बना सकता है। सो फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर आपको जूते बनाने वाली क्या मिलेगी, कई सारी कंपनियां दिखाई देगी। जैसे पीमा हो गया, रिबॉक हो गया, एडिडास हो गया, नाइक हो गया। ठीक है, सो जब इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी आपकी अलग कंपनियां एक ही प्रोडक्ट को, एक ही गुड्स को बनाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा। और जब उनके बीच में कंपटीशन होगा तो जो मार्केट है वो अपने आप रेगुलेट भी हो जाएगा, किसी भी तरह की आपकी मोनोपोली नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है प्यूमा, जैसे मान लीजिए कंपनी है प्यूमा, प्यूमा क्या करती है कि प्यूमा अपने जो जूतों का प्राइस है वो बढ़ा देती है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा प्राइस क्या करेगी, बढ़ा देती है। तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में जो लोग हैं वो प्यूमा के शूज
नहीं खरीदेंगे, वो किसी दूसरी कंपनी के शूज खरीदने क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो सीधी सी बात है कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसके कस्टमर कम हो, हर कंपनी ये चाहेगी कि उसका जो प्रोडक्ट है ज्यादा सारे कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदे। सो इस वजह से कोई भी कंपनी, जैसे इस केस में जो प्यूमा थी, वो अपने शूज के प्राइस को, उसके दाम को अननेसेसरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। सो इस वजह से किसी भी तरह की आपकी मोनोपोली नहीं होगी, क्योंकि अगर एक कंपनी होती तो क्या होता, आपकी मोनोपोली हो सकती थी, लोगों की मजबूरी होती कि उसी के जूते पहनना है। बट बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंपटीशन बहुत है, बहुत सारी कंपनीज हैं, सो इस वजह से किसी की भी मोनोपोली यहां पर नहीं चल पाएगी। और जो मार्केट होगा वो क्या होगा, वो अपने आप रेगुलेट होता रहेगा, और जो प्राइजेस हैं वो भी अननेसेसरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है। तो ध्यान रखिए कि जो आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है उसके अंदर कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन की वजह से ही जो मार्केट है वो अपने आप रेगुलेट होता रहता है। साथ ही दोस्तों, जहां पे कंपटीशन होगा तो हमेशा आपको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, जो गुड्स और सर्विसेज क्वालिटी होगी, वो कैसी होगी, वो हमेशा आपको बेटर मिलेगी। और जो आपके एफिशिएंसी लेवल्स होंगे वो भी आपके फ्री मार्केट में क्या होंगे, वो भी आपके मार्केट इकोनॉमी में ज्यादा होंगे, क्योंकि हर कोई कोशिश करेगा एक दूसरे से आगे निकलने की। क्लियर है। सो ये था आपका मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के बाद मैं एक मिनट ब्रेक लूंगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट इकोनॉमी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। इन ए मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी द प्राइस ऑफ ब्रेड डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। यानी जो आपकी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होगी उसमें जो ब्रेड होगी उसका जो प्राइस होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी डिमांड कितनी है, नहीं लोग उसकी कितनी डिमांड कर रहे हैं, उसकी मांग कितनी है, और जो प्रोड्यूसर है वो उसकी कितनी सप्लाई मार्केट में कर रहे हैं। सो इस बेसिस पर जो ब्रेड होगी उसकी क्या होगी, उसकी कीमत तय की जाएगी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में। तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मार्केट इकोनॉमी है इसमें जो प्राइजेस हैं और जो प्रोडक्शन है ये डिटरमाइन किए जाते हैं बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस से। क्लियर है। सो ये है आपका मार्केट इकोनॉमी। इसके बाद आपका जो अगला इकोनॉमिक सिस्टम आता है वो कहलाता है आपका कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी क्या होता है, देखिए जो कमांड इकोनॉमी है बेसिकली इसकी जो आइडियोलॉजी है उसमें यह माना जाता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है वो पूरे समाज के होते हैं, वो पूरे सोसाइटी के होते हैं, और सभी का उन रिसोर्सेज पर इक्वल राइट है, यानी सभी लोगों का उन रिसोर्सेज पर बराबर का हक है। अब बिकॉज सभी का इक्वल राइट है तो सीधी सी बात है कि सभी लोगों को उसका फायदा भी मिलना चाहिए, यानी जो रिसोर्सेज है उसका फायदा कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को ही नहीं मिलना चाहिए, पूरी सोसाइटी को उसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है। सो इस आइडियोलॉजी की वजह से जो आपकी कमांड इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो भी रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल होता है वो होता है गवर्नमेंट का। ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है उसका पूरी तरह से आप बोल सकते हो कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के ऊपर, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो यहां पर एब्सेंट होता है, यानी यहां पे आपको जो भी आपकी ट्रू कमांड इकोनॉमी होगी वहां पे आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, और गवर्नमेंट ही वो सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती है कि भाई क्या किस चीज का प्रोडक्शन होना है, कब होना है, कितनी क्वांटिटी में होना है, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाना है। सो बेसिकली ये जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है, वो सारे आपकी गवर्नमेंट लेती है कमांड इकोनॉमी में, यानी जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कमांड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है, यहां पर आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं दिखाई देता। ठीक है। देखिए, इन ए कमांड इकोनॉमी द गवर्नमेंट डायरेक्ट्स मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस इंक्लूडिंग व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, how to produce them and who will receive them. This system aims to reduce inequalities but may lack of efficiency. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपकी कमांड इकोनॉमी है इसके अंदर जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजन कौन ले रहा है, वो ले रही है आपकी सरकार, गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर यहां पर नहीं है। तो क्या बनना है, कब बनना है, कितनी क्वांटिटी में बनना है, किन लोगों के लिए बनना है, ये जितने भी डिसीजन है वो कौन लेगा, वो आपकी सरकार यानी गवर्नमेंट लेगी।
और बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, सो इस वजह से एक तरह से बोल सकते हो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की मोनोपोली दिखेगी, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है किसको लेना है, जो भी डिसीजन लेना है वो केवल गवर्नमेंट को ही लेना है। सो यहाँ पे आपको क्या दिख सकती है, यहाँ पे आपको मोनोपोली दिख सकती है गवर्नमेंट की, और जहां भी मोनोपोली होती है तो वहां पे आपका जो कंपटीशन है वो क्या हो जाता है, वो आपका खत्म हो जाता है। अब जब यहां कोई दूसरा प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। सो जो आपकी कमांड इकोनॉमी होती है इसके अंदर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, और जहां कंपटीशन नहीं मिलेगा तो वहां पे जो आपकी एफिशिएंसी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक लोग अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे। अब जो आपकी कमांड इकोनॉमी है यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट की क्या है, एक तरह से मोनोपोली है, क्योंकि जो भी बनाना है सरकार को ही बनाना है, कोई प्राइवेट प्लेयर तो है नहीं। तो जब सब कुछ सरकार को ही बनाना है तो सीधी सी बात है कि जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और जो एफिशिएंसी होगी सिस्टम की वो भी कैसे होगी, वो भी आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका कमांड इकोनॉमी। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज की डेट में कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जिसको हम ट्रू सेंस में कमांड इकोनॉमी बोल सकते हैं। पहले यूएसएसआर और चाइना में हम बोल सकते थे कि आपकी कमांड इकोनॉमी थी ट्रू सेंस में, बट अब वहां पर भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल बढ़ चुका है। ठीक, सो यह है आपकी कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी के बाद जो तीसरा आपका टाइप्स है इकोनॉमिक सिस्टम का, वो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का। ठीक है, जो आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी थी उसका एग्जांपल आप ले सकते हो यूएसए, और जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है इसका एग्जांपल आप ले सकते हो इंडिया। सो जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है बेसिकली ये आपका ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको कमांड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पर मिलेंगे। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों के थ्रू ही उसका इंप्लीमेंटेशन उसको परफॉर्म किया जाएगा। यानी यहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का ही रोल आपको दिखेगा उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। ठीक, सो बेसिकली होता क्या है कि आपके ऐसे एरियाज जहां पे प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि उसको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, तो उन एरियाज को जो प्राइवेट सेक्टर है वो हैंडल कर सकता है। जैसे अगर बात की जाए आपके प्राइवेट गुड्स की, तो प्राइवेट गुड्स से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको मिक्स इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर संभाल सकता है। अब प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? प्राइवेट गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिनको लोग अपनी इनकम से पैसा खर्च करके खरीदते हैं। जैसे आपका एसी हो गया, आपके लग्जरी आइटम्स हो गए, घड़ियां हो गई, आईफोन्स हो गए, मोबाइल्स हो गए। ठीक है, सो जहां तक बात है आपकी प्राइवेट गुड्स के प्रोडक्शन की, तो यहां पर जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। हालांकि जो गवर्नमेंट चाहे तो वो भी कर सकती है, बट मेनली आपको यहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा, ज्यादा बड़ा दिखेगा। वहीं आपके ऐसे एरियाज जहां पे प्राइवेट सेक्टर जाने बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जहां उसे लगता है कि बहुत ज्यादा वो रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकता, तो ऐसे एरियाज को फिर गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, और जैसे आप बोल सकते हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बेसिकली इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, चलाती है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे एरिया जहां पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उन सेक्टर्स को मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट देखती है। क्लियर हो गया? जैसे आपके जो पब्लिक गुड्स हैं, जो पब्लिक गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो आपको मेनली जो आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, वो करती हुई दिखेगी। ठीक है, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स से होता है जिनको यूज करने के लिए या जिनको कंज्यूम करने के लिए हमें अपनी जेब से डायरेक्टली पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे सरकार आपके लिए रोड बना दे, स्ट्रीट लैंप लगा दे, ताला बना दे, गार्डन बनवा दे। ठीक है, तो इस तरह के आपके जो गुड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? पब्लिक गुड्स कहलाते हैं, जिनको सभी यूज करते हैं और उसके लिए उनको अपनी जेब से यानी अपनी इनकम से कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक, तो इस एरिया में जो आपको गवर्नमेंट है वो क्या होगी, वो आपको ज्यादा बड़े रोल में दिखेगी मिक्स इकोनॉमी के अंदर। ठीक, सो आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, कमांड इकोनॉमी क्या होता है और मिक्स इकोनॉमी क्या होता है। क्लियर है?
अब जो आपके इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके बाद अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर बेसिकली हम समझेंगे कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी क्या होती है? देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो आपके सेटिस्फेक्शन को पूरा कर दे, जो आपकी नीड को फुलफिल कर दे, वो क्या है आपके लिए? वो आपके लिए यूटिलिटी है। जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लगी हुई है, अगर मुझे प्यास लगी हुई है तो मुझे अगर पानी मिल जाता है तो पानी क्या करेगा? उस पानी को पीकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो बेसिकली जो पानी वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए यूटिलिटी है। ठीक, सो हम बोल सकते हैं कि आपकी कोई भी कमोडिटी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है वो क्या कहला सकती है? उसको हम यूटिलिटी बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि कमोडिटी की जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है वो क्या कहलाती है आपकी? वो आपकी यूटिलिटी कहलाती है। क्लियर हो गया? सो बेसिकली यूटिलिटी डिपेंड करती है सेटिस्फेक्शन को जो हमें मिलता है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके। हम गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करके हम जो भी सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है उसको यूटिलिटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, यूटिलिटी रिप्रेजेंट्स द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो अब बात आती है कि जो यूटिलिटी है ये कितने तरह के होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, यूटिलिटी के आपके दो टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका टोटल यूटिलिटी और दूसरा हो सकता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करके मुझे जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर मैं एक सिंगल कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं, सिंगल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं, तो उसको कंज्यूम करके मुझे जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेरा टोटल यूटिलिटी। उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं टोटल यूटिलिटी बोलूंगा। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी सिंगल यूनिट कमोडिटी को कंज्यूम करके मुझे जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा टोटल यूटिलिटी। ठीक, वहीं अगर बात की जाए मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी है इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, यानी एडिशन टू टोटल यूटिलिटी, इसको आप बोल सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रोटी खाई तो एक यूनिट ऑफ कमोडिटी हुई। ठीक है, तो इस रोटी को खा के मुझे क्या मिला? इस रोटी को खा के मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक, अब मान लीजिए कि मैं इसकी अब मान लीजिए कि मैं एक और एक्स्ट्रा रोटी खाता हूं, इसकी एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता हूं, तो उस केस में मेरा जो सेटिस्फेक्शन था, मेरा जो टोटल सेटिस्फेक्शन था, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हुआ कि भाई जो मैंने पहली रोटी खाई थी, तो पहली रोटी खा के मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको मैंने क्या मान लिया? उसको मान लिया मैंने टोटल यूटिलिटी। और उसके बाद जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट खाई रोटी की, यानी एक दूसरी यूनिट खाई रोटी की, तो मेरा जो टोटल सेटिस्फेक्शन था उसमें कितना इंक्रीज हुआ, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? सो ये होता है आपका टोटल यूटिलिटी और ये होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि जो लॉ है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है। अच्छा, इससे पहले एक बार ये देख लें हम, जो आपकी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ये बेसिकली करती क्या है, ये तो अभी मैंने आपको बताया नहीं। देखिए, जो आपकी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ये बेसिकली इस चीज को एक्सप्लोर करती है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो बजट कांस्टेंट है, यानी इनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से वो अपनी यूटिलिटी यानी अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, इसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं आपकी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर explores how consumers maximize utility within budget constraint। ठीक, और ये जो एग्जामिन करती है, ये किस बेसिस पे करती है? ये एग्जामिन करती है उन चॉइसेस पर जो कि प्रेफरेंस आपके अवेलेबल रिसोर्सेज और आपकी जो मार्केट कंडीशंस हैं उन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपकी ये जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, ये जो चॉइसेस लेते हैं इंडिविजुअल, उन चॉइसेस को एग्जामिन करती है, और ये जो चॉइसेस होते हैं, यानी जो डिसीजंस होते हैं, ये बेस्ड होते हैं लोगों के प्रेफरेंसेस पर, उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज पर और मार्केट की कंडीशन पर। सो इनके बेसिस पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? चूज करते हैं, अपनी चॉइस बनाते हैं, और उसको एग्जामिन करती है आपकी ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कि लोग कैसे
लोग कैसे अपने लिमिटेड बजट के साथ अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद इसी के अंदर आपको एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, ये क्या बोलता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड आर कंज्यूम्ड, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेज। क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम गुड्स की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने लगती है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी डिक्रीज होने लगती है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे एक टेबल आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, इसमें दे रखा है आपका यूनिट्स, ये दे रखा है आपका टोटल यूटिलिटी, ये दे रखा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं रोटी का, चपाती का। ठीक, मान लीजिए आपने एक भी चपाती नहीं खाई तो आपको किसी भी तरह का सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा, यानी आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या है, आपकी जीरो है। ठीक, अब मान लीजिए आपने एक चपाती खाई, तो जब आपने पहली चपाती खाई तो उस चपाती से खा के आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, जो आपको ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिला, यानी आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी उसको मान लिया कितना, 10। ठीक, उसके बाद जब आप अगली यूनिट खाओगे, यानी जब दूसरी रोटी खाओगे, तो उस केस में आपको जो आपका जो टोटल यूटिलिटी है, यानी आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17। इसी तरह आप तीसरी रोटी खाओगे तब आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 21। जब चौथी रोटी खाओगे तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो हो जाएगी आपकी 22। इसी तरह पांचवी रोटी पर भी ये 22 रहेगी और छठवीं रोटी पर क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 19। सो अगर इसको आप गौर से देखो तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या होती जा रही है, वो हमारी कम होती जा रही है। बिकॉज जैसे हम रोटी खाएंगे, रोटी चपाती खाएंगे, तो जब पहली चपाती खाएंगे तो भाई उसमें भूख बहुत ज्यादा लग रही होगी, तो जब पहली रोटी खाओगे, पहली चपाती खाओगे, तो वहां आप उसको खाने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, वो आपका सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप चपाती खाते जाओगे तो भाई आपकी भी लिमिट है ना खाने की, एक लिमिट के बाद आप वो रोटी नहीं खा सकते। तो जैसे जैसे आप चपाती की और ज्यादा यूनिट खाते जाओगे, कंज्यूम करते जाओगे, तो आपका वो जो सेटिस्फेक्शन वो भी क्या होता जाएगा, वो आपका कम होता जाएगा। ठीक, और जब आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे तो इस केस में होगा क्या, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी कम हो जाएगी। क्यों? जैसे अगर बात की जाए कि जब आपकी पहली रोटी आपने खाई तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितनी थी, वो थी आपकी 10। ठीक, और उससे पहले जब आपने कोई भी यूनिट नहीं खाई थी तब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, वो थी 0। ठीक है, तो इसका मतलब पहली यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी बनी वो क्या बनी, वो बनी आपकी 10 - 0 = 0। ठीक, इसी तरह जब आपने दूसरी रोटी खाई तो उस समय आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितनी थी, वो थी आपकी 17। ठीक, अब इस केस में यानी जब दूसरी रोटी आपने खाई है, आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की है, इस केस में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 17 - 10 = 7। ठीक, इसी तरह आप देखोगे कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है, वो आपकी कम होती जा रही है। पहले हो गया 10, फिर था 7, फिर था 4, फिर था 1, फिर था 0, फिर क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया। सो कुल मिलाकर जैसे जैसे आप यूनिट्स को कंज्यूम करोगे, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी, वो भी आपकी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपका जो टोटल यूटिलाइजेशन, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है, यानी आपका जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन में, उसमें धीरे धीरे जो इंक्रीज होगा वो इंक्रीज भी अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब कम क्वांटिटी में क्या होगा, यूटिलिटी के अंदर इंक्रीज होगा, और इस वजह से जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी कम होती चली जाएगी। समझ में आया? सो ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। As more units of a goods are consumed, the marginal utility of each additional unit decreases। ठीक है, जैसे जैसे आप गुड्स की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा प्रोवाइड्स हाई सेटिस्फेक्शन बट सब्सिक्वेंट स्लाइस ऑफर लेस एडिशनल सेटिस्फेक्शन। यानी जब पिज्जा की आप पहला स्लाइस लोगे, यानी वो आपने जब पहली यूनिट ली तो आपको सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। और जैसे जैसे आप और पिज्जा खाते जाओगे, यानी और ज्यादा उसकी स्लाइसेस खाते जाओगे, यानी और ज्यादा आप उसकी यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होता जाएगा,
वो कम होता जाएगा, और इस वजह से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी, वो भी आपकी कम होती जाएगी। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद हम समझेंगे कि जो आपके इंडिफरेंस मैप और कर्व हैं वो क्या होते हैं। देखिए, पहले अगर बात करें हम इंडिफरेंस कर्व की, तो जो आपके इंडिफरेंस कर्व है, इट रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन। यानी देखिए, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बर्गर भी पसंद है और आपको हॉट डॉग खाना भी पसंद है, आपको दोनों ही चीजें खाना पसंद है। ठीक, अब आपके सामने कुछ कॉम्बिनेशन रख दिए जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन आपके सामने रख दिया जाता है जिसमें आपको दिए जाते हैं 14 हॉट डॉग और 20 बर्गर्स। ठीक, दूसरे कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं आपको 10 हॉट डॉग और 26 बर्गर, और तीसरे कॉम्बिनेशन में आपको दिए जाते हैं 9 हॉट डॉग और 41 बर्गर। सो कुल मिला के आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, आपको तीनों ही कॉम्बिनेशन में इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि जितना पसंद आपको हॉट डॉग है उतना ही आपको बर्गर पसंद है। सो पहले कॉम्बिनेशन में अगर आपको 14 हॉट डॉग और 20 बर्गर मिल रहे थे, और इस केस में आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, ठीक उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको 10 हॉट डॉग और 26 बर्गर वाले केस में मिलेगा, और सेम इतना ही सेटिस्फेक्शन आपको 9 हॉट डॉग और 41 बर्गर वाले केस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको हॉट डॉग और बर्गर दोनों बराबरी से क्या है, पसंद है। ठीक है, सो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होगा, वो एक ही होगा, एक जैसा होगा। सो बेसिकली ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स जहां पे आप क्या मिल रहा है, जहां पे आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इससे जो आपका कर्व बनता है, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका इंडिफरेंस कर्व। समझ में आया? इसी को बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। ठीक, सो ये क्लियर हुआ। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन। ठीक, यानी ऐसा कर्व जो ऐसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए इंडिफरेंस मैप की, तो जब ऐसे कई सारे आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हो, तो इसी को हम बोल देते हैं इंडिफरेंस मैप। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका इंडिफरेंस मैप। क्लियर है? सो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व और मैप। इसके बाद हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देखिए, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, as the price of goods or service increases, consumer demand for that good or services will decrease and vice versa। क्या बोल रहा है कि जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बोलता है कि अगर किसी गुड्स और सर्विस का प्राइस बढ़ता है, उसके दाम बढ़ते हैं, तो जो कंज्यूमर होंगे वो क्या करेंगे, वो उस गुड्स या सर्विस को यूज करना कम कर देंगे। ठीक है, यानी उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर उस गुड्स या सर्विस की प्राइस क्या होती है, कम होती है, तो उस केस में जो कंज्यूमर होंगे वो उस गुड्स और सर्विसेज को ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे, यानी उसकी डिमांड क्या होगी, उसकी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, सो आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है, अगर सिंपली देखा जाए तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई जो आपका प्राइस और आपका जो डिमांड है उसमें एक तरह से क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइसेस ज्यादा हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड आपकी कम हो जाएगी, और अगर प्राइसेस कम है तो डिमांड क्या होगी, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। बट ये रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके गिवन गुड्स हैं उस केस में आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा। देखिए, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन डिक्रीजेस, कंज्यूमर आर लाइकली टू परचेज मोर स्मार्टफोन। कन्वर्सली, इफ द प्राइस इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर स्मार्टफोन टिपिकली ड्रॉप्स। ठीक, यानी अगर जो आपके स्मार्टफोन है उनके प्राइस बढ़ जाते हैं तो उस केस में कंज्यूमर कम खरीदेंगे, यानी डिमांड क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। और अगर प्राइसेस क्या हो जाते हैं स्मार्टफोन के, कम हो जाते हैं, तो उस केस में कंज्यूमर अब ज्यादा स्मार्टफोन खरीदेंगे, यानी अब डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है? सो इन जनरल तो आपका ये लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, बट कुछ कंडीशन में, कुछ गुड्स के केसेस में आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता।
उसको हम आगे देखेंगे। देखिए, अगर बात की जाए डिमांड कर्व की, फॉर एनी चेंज इन प्राइस देयर इज एन इनवर्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसा भी हमने देखा कि जो आपका सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है डिमांड आपकी बढ़ेगी। ठीक, तो इसका मतलब प्राइस और डिमांड में क्या है, प्राइस और डिमांड में आपका इनवर्स रिलेशन है। ठीक, तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, जहां पे जैसे जैसे आपके प्राइजेस बढ़ते जाएंगे आपका क्या होगा, आपका जो क्वांटिटी वो क्या होती जाएगी, वो आपकी कम होती जाएगी। और जैसे जैसे प्राइजेस क्या होंगे आपके, जैसे जैसे आपके प्राइजेस कम होंगे, जो डिमांड है वो क्या होती जाएगी, वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें आपका डाउनवर्ड क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक, बट आगे क्या बोलता है, ये बोलता है कि नॉर्मली द डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट देयर आर सम अनयूजुअल डिमांड कर्व्स विच डू नॉट ओबे द लॉ यूजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, यानी जो आपके यूजुअल डिमांड कर्व हैं वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि हर डिमांड कर्व वैसे ही आपके क्या करे, रिएक्ट करे। जैसे कुछ डिमांड कर्व ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपका जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, यानी किसी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे गिफिन गुड्स के केस में, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपके अनयूजुअल डिमांड कर्व है, क्या लिखा हुआ है, फॉर देम ए फॉल इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड राइज इन प्राइस रिजल्ट इन ए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यानी जब प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो प्राइस कम होगी, डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड भी आपकी बढ़ जाएगी। ये कैसे होगा इसको अभी हम थोड़ी देर से आगे देखेंगे। देयरफॉर ये जो आपके ऐसे अनयूजुअल डिमांड कर्व होंगे, इनमें जो कर्व होगा वो कैसा होगा, जो स्लोप होगा, जो डिमांड कर्व होगा, इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी जैसा अभी आपको यहां दिखाई दे रहा है, जस्ट इसका क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट आपका डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो आपका स्पेकुलेटिव इफेक्ट है ये क्या होता है। अभी हमने देखा कि जो आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे अगर आपकी क्या हो रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है, तो डिमांड भी क्या हो रही है, डिमांड भी आपकी बढ़ रही है। तो उसमें एक रीजन होता है आपका स्पेकुलेटिव इफेक्ट का। क्या होता है स्पेकुलेटिव इफेक्ट, देखिए जो आपका स्पेकुलेटिव इफेक्ट होता है, इफेक्ट है, ये क्या करता है, इट रिवर्सेस द डिमांड कर्व ड्यू टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। If the price of commodity is increasing, then the consumer will buy more of it because of the expectation that it will increase still further. यानी जो आपका स्पेकुलेटिव इफेक्ट है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि अगर इसके अंदर चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो होगा क्या, डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होगा कि भाई बिकॉज प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में इसकी कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएं। सो बिकॉज फ्यूचर में और ज्यादा कीमतें बढ़ सकती हैं, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, वो आपकी बढ़ जाती है। जैसे कि आपका हो गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे किसी शेयर के दाम बढ़ते हैं, जैसे जैसे किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है, लोग ज्यादा उस शेयर को खरीदना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, इस होप में, इस स्पेकुलेशन में कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में और ज्यादा इसकी कीमत बढ़ेगी। तो ये जो इफेक्ट है, ये इसी को बोलते हैं हम स्पेकुलेटिव इफेक्ट। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है स्पेकुलेटिव इफेक्ट। और इस इफेक्ट की वजह से जो आपका डिमांड का वो क्या होगा, वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी, डिमांड भी क्या होती जाएगी, आपकी डिमांड भी आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया, तो ये कहलाता है आपका स्पेकुलेटिव इफेक्ट। ठीक, इसका हम समझेंगे कि जो आपके गुड्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की। क्या होते हैं इंफीरियर गुड्स, देखिए इंफीरियर गुड्स बेसिकली आपके ऐसे गुड्स हैं जिनकी डिमांड कम होती जाती है जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल बढ़ते जाते हैं। यानी जैसे जैसे लोगों के पास पैसा ज्यादा आने लगता है, उनके इनकम लेवल बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे इन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होने लगती है, वो कम होने लगती है। सो ऐसे जो गुड्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम इंफीरियर गुड्स।
इट इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट डिस्क्राइब्स ए गुड हुज डिमांड ड्रॉप्स व्हेन पीपल्स इनकम राइज, यानी जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऐसे जो गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक, दीज गुड्स फॉल आउट ऑफ फेवर एज इनकम एंड इकोनॉमी इंप्रूव एज कंज्यूमर बिगिन बाइंग मोर कॉस्टली सब्स्टिट्यूट्स इंस्टेड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल बढ़ेंगे तो वो इन गुड्स को ना लेके इससे ज्यादा महंगे, इससे ज्यादा बेटर गुड्स को यूज करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और जब इनसे महंगे गुड्स को वो खरीदेंगे तो सीधी सी बात है कि इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इनकी डिमांड आपकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के जो इनकम लेवल है बढ़ चुके हैं, अब वो इन गुड्स के कंपैरिजन में इनसे महंगे गुड्स को खरीद सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो अब इन गुड्स की डिमांड करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और ऐसे गुड्स कहलाएंगे आपके इंफीरियर गुड्स। जैसे मान लीजिए कि आपके चीप सीरियल्स हो गए, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, ठीक है, आपके जैसे राइस हो गया, ये सब चपाती वगैरह, गेहूं वगैरह हो गए, ये सब आपके इंफीरियर गुड्स में आते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, जैसे लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, इनकी डिमांड क्या हो जाती है, इनकी डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग इसकी जगह जो महंगे आपके फूड आइटम्स हैं, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, इनको कंज्यूम करने क्या कर देते हैं, इनको कंज्यूम करना वो ज्यादा शुरू कर देते हैं। यानी ऐसा नहीं, ये नहीं खाएंगे, ग्रेन्स भी खाएंगे, बट इनके साथ साथ क्या होगा, इनके साथ साथ वो एग्स, मिल्क, इन सब की डिमांड भी करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। सो इस वजह से ये जो आपके गुड्स थे, अब इनकी उतनी डिमांड नहीं होगी जितने की पहले थी। क्यों? क्योंकि लोगों के जो इनकम्स है, लोगों के जो पास जो पैसा है वो ज्यादा आ रहा है, और अब वो इन इंफीरियर गुड्स के कंपैरिजन में ज्यादा महंगे, ज्यादा बेटर गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? सो ऐसे जो आपके गुड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके इंफीरियर गुड्स। ठीक, इंफीरियर गुड्स के बाद जो अगला टाइप है वो है आपका गिफिन गुड्स का। ये क्या है? देखिए, अभी आपको बताया था कि कुछ आपके जो डिमांड कर्व होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो उनकी उन गुड्स की जो डिमांड है वो भी क्या होती जाती है, वो भी आपकी बढ़ती जाती है। सो ऐसे जो गुड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके गिफिन गुड्स। ठीक, देखिए, एक गिफिन गुड्स इज ए लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट दैट डिफाइज स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। डिमांड फॉर गिफिन गुड्स राइजेस व्हेन द प्राइस राइजेस एंड फॉल्स व्हेन द प्राइस फॉल्स। यानी जो आपके गिफिन गुड्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपके लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट हैं, जो क्या करते हैं, जो आपका जो स्टैंडर्ड आपका डिमांड थ्योरी है उसको क्या करते हैं, उसको वो पलट देते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर गिफिन गुड्स क्या होती है, इनकी जो डिमांड है वो क्या होती है, बढ़ती है जब इनका प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, और इनकी डिमांड कम होती है जब इनका प्राइस लेवल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन ये है कि बेसिकली जो आपके गिफिन गुड्स हैं ये एक तरह के क्या है, इंफीरियर गुड्स हैं। ये भी क्या है, ये आपके एक तरह के इंफीरियर गुड्स हैं, बट ये आपके ऐसे इंफीरियर गुड्स हैं जिनका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, या इनका कोई बहुत बेहतर सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक, गिफिन गुड्स आर टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स विदाउट ए सब्स्टिट्यूट, यानी आपके ऐसे गुड्स, ऐसे इंफीरियर गुड्स जिनका आपके पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो इस वजह से होता क्या है कि जब इन गुड्स की प्राइस लेवल बढ़ते हैं तो लोग इनकी डिमांड करना क्या करते हैं, ज्यादा कर देते हैं। क्यों? देखिए, जैसे अगर एग्जांपल है किसका, राइस का, अगर हम एग्जांपल है राइस का, तो अगर जो चावल है उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, तो भाई चावल हर कोई खाता है, अब कोई चावल खाना तो बंद करेगा नहीं कि वो चावल खाना ही बंद कर दे, कि सोचे चावल खा के कुछ और खाना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा तो करेगा नहीं। तो होगा क्या कि जैसे जैसे चावल की कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे कि लोग चावल के साथ साथ जो दूसरी चीजें खाते थे उनको क्या करेंगे, उनको खाना बंद कर देंगे, और ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, ज्यादा फोकस वो चावल पे करेंगे, यानी अब वो क्या करेंगे, अब वो केवल चावल ही खाएंगे। सो इस वजह से जो चावल की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है? सो इस केस में क्या हो रहा है, जैसी आपकी चावल यानी आपकी गुड्स की कीमत बढ़ी, ठीक है, चावल की कीमत बढ़ी और चावल का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उस केस में लोग चावल खाना तो छोड़ नहीं सकते, बट लोग दूसरी चीजों पर पैसा खर्च करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और उस पैसे को भी वो क्या करेंगे, उस पैसे का भी वो चावल खरीदने में यूज करना स्टार्ट कर देंगे। सो इस वजह से जो चावल की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, राइस की डिमांड क्या होगी, वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है,
इस वजह से जो आपके गिवन गुड्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे जैसे उनकी प्राइस कम होती है उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। क्लियर हो गया? देखिए इसमें लिखा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस पीपल कैन नॉट शिफ्ट आउट ऑफ राइस बट रादर ईट ओनली राइस इंस्टेड ऑफ अदर वेजिटेबल। यानी इस केस में लोग वेजिटेबल्स वगैरह उतना नहीं खाएंगे, वो किस पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, वो चावल पैसा ज्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, सो इस तरह के गुड्स कहलाते हैं आपके गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के बाद अब जो आपका अगला टाइप है गुड्स का वो है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये क्या है? देखिए, दे आर पेयर्स ऑफ competing goods which in the opinion of buyers can replace each other। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि गुड्स का ऐसा पेयर जो क्या कर सकते हैं, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका चाय और कॉफी। मान लीजिए चाय महंगी हो जाए, चाय क्या हो जाए, महंगी हो जाए, तो उस केस में लोग क्या करेंगे, उस केस में लोग कॉफी को पीना क्या कर देंगे, ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे जो चाय और कॉफी यानी आपके जो टी एंड कॉफी है वो क्या हो जाएंगे, वो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टी और कॉफी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, टी और कॉफी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर चाय महंगी हो रही है तो आप कॉफी ज्यादा पियोगे, और अगर कॉफी ज्यादा महंगी होगी तो आप चाय ज्यादा पियोगे। समझ में आया? तो ऐसे जो आपके गुड्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बाद जो आपका अगला टाइप आता है गुड्स का, वो कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या है? देखिए, दे आर पेयर्स ऑफ गुड्स दैट आर इंटरडिपेंडेंट। यानी गुड्स का ऐसा पेयर जिसमें जो गुड्स हैं वो एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे हो गया आपका ब्रेड और जैम। ब्रेड को अकेली नहीं खाओगे और जैम को भी अकेला नहीं खाओगे, इन दोनों को मिला के क्या करोगे, आप खाओगे। ठीक है, सो ऐसे गुड्स जो क्या है, जो इंटरडिपेंडेंट है, इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे हो गया आपका ब्रेड, जैम, टी एंड शुगर। भाई चाय बिना शुगर के और शुगर बिना चाय के मतलब नहीं है। ठीक है, चाय के साथ चाय में क्या डालोगे आप, शुगर डालोगे, और शुगर को भी क्या करोगे आप, चाय के साथ ही यूज करोगे। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि चाय और शुगर भी क्या हो गया, चाय और शुगर यानी टी और शुगर भी क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माने जाएंगे। हालांकि आजकल डायबिटीज हो गई तो लोग बिना टी शुगर के क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। ठीक, बट ट्रेडिशनली क्या माना जाएगा कि जो टी एंड शुगर है वो क्या है, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वेवलेंट इफेक्ट। क्या आता है? वेवलेंट इफेक्ट। ये क्या होता है? देखिए, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन ऑफ लग्जरी गुड्स, इट मीन्स स्पेंडिंग मोर मनी ऑन लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज टू डिस्प्ले फाइनेंशियल पावर। क्या होता है वेवलेंट इफेक्ट? देखिए, आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास रेंज रोवर है, किसी के पास रोलेक्स की घड़ी है, किसी के पास मर्सिडीज है, तो एक तरह से देखा माना जाता है कि उसके पास जो फाइनेंशियल पावर है क्या, बहुत ज़्यादा है। एक तरह से उसका सोशल स्टेटस क्या माना जाता है, बहुत ऊंचा माना जाता है कि भाई ये किस में घूम रहा है, ये रेंज रोवर में घूम रहा है या ये रोलेक्स की वॉच पहन के घूम रहा है। ठीक, सो बेसिकली जब आप लग्जरी गुड्स पे क्लियरली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो लग्जरी गुड्स पर, तो और उसका पर्पस क्या, उसका पर्पस है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी फाइनेंशियल पावर को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यही कहलाता है आपका वेवलेंट इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेवलेंट इफेक्ट। ठीक, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन ऑफ लग्जरी गुड्स मींस स्पेंडिंग मनी ऑन लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज टू डिस्प्ले फाइनेंशियल पावर। ठीक है, अब देखिए, जो आपके वेवलेंट गुड्स होते हैं यानी आपके जो सुपर लग्जरी आइटम्स होते हैं, इनकी जो डिमांड है ये भी बढ़ती जाती है इनकी प्राइस के राइज के साथ। यानी जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ेगी, इनकी डिमांड क्या होगी, इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि जैसे मान लिया अगर रोलेक्स की बात की जाए, आपकी जो रोलेक्स की घड़ी आती है, आपकी जो रोल्स रॉयस कार आती है, इसको हर कोई चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत महंगी होती है, और इसके साथ आपका जो स्टेटस सिंबल है, जो आपका स्टेटस सिंबल है वो क्या होता है, वो इसके साथ एसोसिएटेड होता है। यानी जिसके पास मर्सिडीज होगी, रोल्स रॉयस होगी, उसका स्टेटस क्या माना जाएगा, बहुत ज्यादा ऊंचा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, वो गाड़ी क्या होती है आपकी, काफी महंगी होती है। सो इस वजह से जब ऐसे जो आपके गुड्स हैं इनकी कीमतें जब बढ़ेंगी तो क्या होगा, इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ये
डिजायर आएगी कि भाई हम सबसे महंगी चीज खरीदें जिससे कि हम सबको बता सके हम कितना फाइनेंशियली पावरफुल हैं। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं हाँ वेवलेंट इफेक्ट। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन आया है गुड्स के ऊपर ही यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ, आपके ऑप्शन है प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, सेकंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, थर्ड द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, फोर्थ इट्स प्राइजेस फॉल्स। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए 1 and 4 ओनली। क्या होगा? देखिए उसने क्या स्टेटमेंट दिए, उसने स्टेटमेंट दे रखे हैं कि अदर थिंग रिमेन्स चेंज अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, यानी जो गुड है उसकी जो मार्केट डिमांड है वो बढ़ सकती है अगर उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस क्या हो जाए, उसका प्राइस बढ़ जाए। जैसा भी हमने देखा कि चाय और कॉफी यानी आपकी जो टी एंड कॉफी वो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो लोग दूसरे गुड्स को कंज्यूम करने क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, यूज करना ज्यादा कर देंगे उसको। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है कि मार्केट डिमांड ऑफ ए गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, यानी उस गुड का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था उसकी कीमत अगर बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि उस सब्स्टिट्यूट को लोग यूज करना कम कर देंगे और इस गुड्स को यूज करना लोग क्या कर देंगे, ज्यादा शुरू कर देंगे। सो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, वो एकदम करेक्ट है। उसके बाद आती है दूसरा, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, तो कोई लेना देना ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स की प्राइस बढ़े या घटे उससे इसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा आपका, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। अभी हमने देखा कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स को यूज करना कम कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्या आपका, इट्स प्राइस फॉल। तो ये सिंपल सा रूल है आपका कि जब कीमतें कम होंगी डिमांड क्या होगा, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो आपका पहला स्टेटमेंट है और आपका जो चौथा स्टेटमेंट है ये क्या है, ये आपका करेक्ट है। सो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक, इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो आपके डिमांड कर्व है उनमें शिफ्ट किस तरह से होती है। देखिए factors like income changes, prices of related goods and preferences shift the demand curve, increase shift the curve rightward and decrease shift it leftward। क्या मतलब है इसका कि जैसे जैसे लोगों के जो इनकम लेवल है वो चेंज होती है, ठीक है, लोगों के जो प्रेफरेंसेस है उसमें बदलाव आता है या जो आपके गुड्स हैं उनकी कीमतों में जो चेंज आता है तो उस हिसाब से आपकी जो डिमांड कर रहे हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी आपके चेंज होते हैं, उनमें भी क्या आता है, उनमें भी आपका शिफ्ट आता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखा जाए तो जो आपकी डिमांड है उसके अंदर बोल सकते हैं कई तरह की इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी हो सकती है। देखिए क्या मतलब है इसका, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट डिमांड की कि मार्केट डिमांड का मतलब होता क्या है। देखिए द टोटल डिमांड ऑफ ए गुड फॉर ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट, यानी किसी गुड की मार्केट में कितनी डिमांड है, यानी सारे कंज्यूमर मिला के जो भी इसकी डिमांड कर रहे हैं गुड की, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उस गुड की मार्केट डिमांड। ठीक, अब देखिए इसमें एक टर्म आती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गुड और सर्विस टू ए चेंज इट्स प्राइस। क्या मतलब है इसका, डिमांड की इलास्टिसिटी से मतलब है कि अगर किसी गुड की प्राइस में चेंज आ रहा है, उसके प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसकी कीमत में जो बदलाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है उससे उस गुड की जो डिमांड है उस पर कितना फर्क पड़ रहा है, उस पर कितना फर्क पड़ रहा है, उसी का मेजर कहलाता है आपका, उसी को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। यानी जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो कितनी है, यानी जो आपका गुड्स है उसकी कीमत में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उस चेंज से उसकी डिमांड पे कितना फर्क पड़ रहा है, इसी को मेजर करते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। क्लियर हो गया? सो इट हेल्प्स us understand how sensitive consumer are to price changes। so basically आपका जो elasticity of demand है इससे हमको पता चलता है कि जो कंज्यूमर हैं वो
प्राइस चेंजेस के लिए कितने सेंसिटिव है, यानी जैसे ही प्राइस चेंज होगा तो उसका कंज्यूमर पर कितना असर पड़ेगा, वो कितना उससे बोल सकते हैं प्रभावित होंगे। ठीक, देखिए जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इनको समझेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। देखिए पहला है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या है? पहला टाइप है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या बोलता है? इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है इसके अंदर आपके जो प्राइस में चेंजेस होते हैं उन चेंजेस का उस गुड्स की क्वांटिटी पर, यानी जिस क्वांटिटी में उसको डिमांड की जा रही है उस पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है? असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने प्राइस कम कर दिए, आपने उस गुड्स के प्राइस कम कर दिए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उस गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी? वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए आपने उस गुड्स के प्राइस क्या कर दिए? बढ़ा दिए, तो उस केस में फिर उस गुड्स की या सर्विस की जो डिमांड होगी वो क्या होगी? वो आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो तक भी जा सकती है। सो इसका मतलब है कि जो आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है इसके अंदर जो कंज्यूमर होते हैं वो प्राइस चेंज के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उससे उसकी जो डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। क्लियर है? जैसे इसका अगर एग्जांपल देखें, जो आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है इसके कुछ एग्जांपल हैं। जैसे हो गया आपका फ्लाइट्स, कि भाई जो आपके फ्लाइट्स के टिकट हैं, मान ली एयरलाइन के टिकट क्या हो जाए? सस्ते हो जाएं। तो अगर सस्ते होंगे तो क्या होगा? थोड़ा भी प्राइस में कमी आएगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? इसके अंदर ट्रैवल करेंगे, यानी इसकी डिमांड क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए इसके जो टिकट्स हैं, फेयर है फ्लाइट का, वो बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हो सकता है एकदम से उसकी डिमांड कम हो जाए और लोग जो चीपर ऑप्शंस हैं उसको यूज करना क्या कर दें? स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि टिकट क्या हो चुके हैं? टिकट आपके बहुत महंगे हो चुके हैं। तो कुल मिला के प्राइस में थोड़ा सा भी आप चेंज करोगे तो उससे जो इस फ्लाइट की यानी सर्विस है इसकी जो डिमांड है उस पर क्या होगा? उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। क्लियर है? इसी तरह मान लीजिए स्क्रू की बात की जाए, मान लीजिए 2 स्क्रू है आपके पास, 2 कंपनी स्क्रू बनाती है। अब मान लीजिए एक कंपनी अपने स्क्रू को महंगा कर देती है, उसकी प्राइस क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो उस केस में क्या होगा? जो ज्यादातर कस्टमर होंगे वो अब उस कंपनी का स्क्रू खरीदना स्टार्ट कर देंगे जो कि क्या है? जो कि आपका सस्ता है। क्लियर है? सो ये किसके अंदर आएगा? ये आपके परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर आएगा। इसी तरह जो क्रूज होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कैरिबियन के लिए आपको क्रूज पे जाना है, अब मान लो क्रूज का जो किराया है वो कम हो जाए तो ज्यादा से लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग क्रूज पर जाने की कोशिश करेंगे, यानी डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। वहीं अगर मान लो उसका किराया बढ़ जाए तो उस केस में हो सकता है डिमांड क्या हो जाए? एकदम से आपकी कम हो जाए, यानी बहुत ही कम आप लोग इंटरेस्टेड हो क्रूज पर जाने में। ठीक है? सो डिमांड क्या होगी? आपकी डिमांड एकदम आपकी जीरो तक पहुंच जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक, इसके बाद जो आपका अगला टाइप है वो है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है? ये क्या है? इसका मतलब है नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज, यानी प्राइस में कोई कितना भी चेंज हो जाए, कितना भी ऊपर नीचे प्राइस हो जाए, पर उस जो आपकी कमोडिटी है, जो आपका गुड्स है, उसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक, इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जैसे आपके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, अगर इनकी कीमतें बढ़ भी जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लोग तब भी क्या करेंगे? लोग तब भी इनको खरीदेंगे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके प्राइसेस कितने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आपको खरीदना ही पड़ेगा। इसी तरह आपकी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, अगर इनके प्राइस बढ़ भी जाते हैं उस केस में भी क्या होगा? लोग इनको यूज करना बंद नहीं करेंगे, यानी कि इनकी डिमांड तब भी बनी रहेगी। जैसे आपका इंसुलिन हो गया, इंसुलिन की अगर प्राइस बढ़ भी जाए तब भी क्या करेंगे? तब भी लोग इसको खरीदना बंद नहीं करेंगे, यानी इसकी डिमांड में कमी नहीं आएगी। तो ऐसी जो आपकी डिमांड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी क्वांटिटी में जो डिमांड, जिस क्वांटिटी में डिमांड की जा रही थी उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, भले ही क्या हो जाए? भले ही आपके प्राइसेस बढ़ जाए। ठीक, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंजेस। उसके बाद तीसरा आता है आपका टाइप, वो है आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
ये क्या बोलता है? ये बोलता है लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए स्मॉल चेंज प्राइस। बेसिकली जो आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, एक तरह का क्या है, एक तरह का आपका ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर ही आता है, क्योंकि जो आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी प्राइस के अंदर चेंज करने पर, प्राइस के अंदर आप थोड़ा सा भी छोटा सा भी चेंज करते हो तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है किसके ऊपर, उस क्वांटिटी के ऊपर जिसकी डिमांड की जा रही है ना। लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए स्मॉल चेंज प्राइस, फॉर ए स्मॉल चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में थोड़ा सा भी आप चेंज करोगे तो उससे जो क्वांटिटी जिसकी डिमांड की जा रही थी उस पर क्या होगा, उस पर बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा चेंज उस पर आ जाएगा। जैसे आपका हो गया गैसोलीन, ठीक है, आपके हो गए लग्जरी प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए आपकी जो लग्जरी आइटम्स हैं इनकी कीमतें क्या कर दी जाएं, इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएं, तो होगा क्या, लोग इनको कम खरीदना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो इनकी जो डिमांड होगी वह क्या होगी, एकदम से बहुत नीचे आ जाएगी, यानी जो इंपैक्ट होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। क्लियर है? उसके बाद आता है अगला आपका नेक्स्ट है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द चेंज इन प्राइस, यानी जिस प्रोपोर्शन में आपके प्राइस में चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, उसी प्रोपोर्शन में आपके डिमांड में भी चेंज होगा। यानी जिस प्रोपोर्शन में अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, जो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, और जिस प्रोपोर्शन में आपके प्राइस बढ़ रही है तो उसी प्रोपोर्शन में आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये क्या बोलता है, स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए लार्ज चेंज इन प्राइस। तो बेसिकली एक तरह का आपका क्या है, एक तरह का आपका ये परफेक्टली जो इनइलास्टिक डिमांड था, आपका जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड था, इसी के अंदर आता है आपका ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें आप अगर प्राइसेस में चेंज कर रहे हो तो उससे जो क्वांटिटी है जिसकी डिमांड की जा रही थी गुड्स की, उस पर बहुत ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा, यानी उसकी डिमांड आपकी मोरलेस क्या होगी, बनी रहेगी। जैसे हो गया आपका सॉल्ट, कि भले ही प्राइस तो ऊपर नीचे हो जाए पर सॉल्ट की डिमांड में कमी नहीं आएगी। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक, सो इलास्टिसिटी जो डिमांड के जो टाइप्स आपको समझ में आए। सो आज की इस लेक्चर को मैं यही रोकता हूं। अभी भी आपके कुछ फंडामेंट्स बचे हुए हैं और उन फंडामेंट्स को हम अपने अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।